राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ हो तो ऐसी। आज सुबह सुबह जब राजीव अपने पालतू कुत्ते को घुमाकर घर लौटा तो उसकी पत्नी महिमा, जो सफाई कर रही थी, गुस्से में एक एक करके सामान पटकने लगी। अरे क्या हुआ महिमा, किसी बात से नाराज हो क्या? राजीव ने पूछा तो महिमा मुंह बनाते हुए बोली, जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं और एक हम हैं जिन्होंने अपना देश भी पूरा नहीं देखा। कितने दिनों से वादा करते आए हो कि हम भी बाकी लोगों की तरह कहीं घूमने जाएंगे, और हमारे बच्चे वंश और परी भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप हैं जो टस से मस नहीं होते। महिमा बोलती जा रही थी, लेकिन राजीव को अपनी पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नजरअंदाज करते हुए वह चुपचाप अखबार पढ़ने बैठ गया। फिर महिमा बोली, कल ही मेरी सहेली का फोन आया था। मॉरिशस घूमने गए हैं वो लोग। ये देखो, मॉरिशस के बीच से फोटो खींचकर भेजी है मुझे। क्या नज़ारा दिखता है वहां से। सोचो, अगर फोटो में इतना खूबसूरत नज़ारा है तो सामने से देखने में कितना मजा आता होगा। महिमा ने अपने मोबाइल में फोटो दिखाते हुए अपने पति राजीव से कहा तो राजीव बोला, अरे महिमा, इन हाई सोसाइटी लोगों का क्या ही कहना। उनकी तो जो इच्छा होती है उस पर लाखों खर्च कर देते हैं। उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से तो दूरी बनाना ही बेहतर है, जो अपनी फोटो दिखा दिखाकर दूसरों के घरों में आग लगाती फिरे। राजीव ने कहा तो महिमा अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हुई बोली, अरे मैं कौन सा मॉरिशस जाने को कह रही हूँ। कम से कम अपना देश तो घूम ही सकते हैं ना हम लोग। लेकिन तुम्हें मेरे कहने का फर्क ही कहाँ पड़ता है। मैं जो मर्जी बोलती रहूं। आपको तो इत्मीनान से अपना अखबार पढ़ने से मतलब है। इस मुई अखबार से फुर्सत मिले तो ही कुछ सोचोगे ना। महिमा ने गुस्से में कहा तो राजीव बोला, अरे तुम मेरे अखबार के साथ सौतन का व्यवहार क्यों करती हो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां तो आ जाने दो, सोचेंगे इस बारे में भी। ऐसा कहकर राजीव ने बात को टाल दिया। कुछ दिन शांति से बीते, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन राजीव ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे पर गहरी थकावट और उलझन साफ झलक रही थी। निराशा और उदासी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे देखकर महिमा परेशान हो गई और बोली, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे बताते क्यों नहीं, मेरी जान निकली जा रही है। तो राजीव बोला, बताने को अब कुछ बचा ही कहाँ है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए राजीव ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला तो बच्चों ने प्रश्न सूचक निगाहों के साथ लिफाफा खोलकर देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर महिमा बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ नहीं बोला तो महिमा ने वह लेटर लिया और पढ़ने लगी। फिर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। चेहरे पर खुशी और आश्चर्य का मिला जुला रंग छा गया। उसने राजीव की ओर देखा और बोल उठी, क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया है? तो राजीव मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती जी, बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी की तरफ से 5 लाख का बोनस और मनाली घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज मिला है। ये सुनकर महिमा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर राजीव ने कहा, तो मैडम, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चाहे देर से ही सही, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही देगा आपका निठल्ला पति। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट पापा, हम अभी अपने दोस्तों को बताकर आते हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर महिमा ने उत्साहित होकर पूछा, अच्छा ये तो बताइए कि हमें जाना कब है? बस अगले हफ्ते की फ्लाइट है। इसका मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन है हमारे पास। सोचते हुए महिमा रसोई में खाना बनाने चली गई। रात के डिनर के समय भी मनाली घूमने की ही बात चल रही थी। तभी राजीव बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊंगा। तुम लोग अपने अपने सामान की लिस्ट तैयार कर लो। जिसे जो कुछ भी खरीदना है कल ही खरीद कर ले आएंगे। राजीव के इतना कहते ही दोनों बच्चे अपनी अपनी फरमाइश बताने लगे और हमेशा की तरह
दोनों बच्चों को बोलता देख उनका कुत्ता शेरू भी भौंकने लगा। उसी समय राजीव और महिमा का ध्यान शेरू की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर राजीव बोला, महिमा, हम मनाली जाएंगे तो शेरू को कहाँ छोड़ेंगे? फिर महिमा भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे ख्याल भी नहीं आया। सब लोग सोच विचार में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तभी बच्चे बोल उठे, मम्मी, शेरू को नानी के घर छोड़ देते हैं। इससे पहले कि महिमा कुछ कहती, बच्चों ने तुरंत नानी को फोन लगाकर अपनी मम्मी को थमा दिया। कैसी हो माँ? महिमा ने पूछा तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सब कैसे हो? हाँ माँ, हम सब ठीक हैं। दरअसल हम लोग मनाली घूमने जा रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आता कि शेरू को कहाँ छोड़ें। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे रख लेती तो। महिमा की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी, वो क्या है ना, कुछ दिनों के लिए तेरी भाभी मायके गई है और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, इसलिए मुझसे तो यह काम नहीं हो पाएगा। फिर कुछ सोचकर उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ, याद आया, जब भी हमारे पड़ोसी विदेश या कहीं और जाते हैं तो अपने कुत्ते को डॉग केयर सेंटर पर छोड़ देते हैं। तुम लोग पता करो ना। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर महिमा ने बुझे मन से फोन रख दिया। अगले दिन राजीव ने आसपास के डॉग केयर सेंटर पर जाकर पता किया, लेकिन निराश होकर लौटा। अरे राजीव, शेरू को कहीं छोड़ने का इंतजाम हुआ या नहीं? महिमा ने पूछा तो राजीव बोला, नहीं महिमा, डॉग केयर सेंटर में तो कम से कम 1000 रुपये एक दिन के लगेंगे। अरे बाप रे, इतने पैसे? महिमा ने हैरानी से पूछा तो राजीव बोला, और नहीं तो क्या, पर से हम इतने दिनों के लिए बाहर जाएंगे, सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड तो चाहिए ही होगा, वो भी कम से कम एक दिन के 500 लेगा और एक महीने के हिसाब से तो बहुत खर्चा हो जाएगा। ये बात सुनकर महिमा और दोनों बच्चे भी परेशान हो गए। फिर राजीव बोला, अगर कोई इंतजाम नहीं हुआ तो हमें मनाली जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना होगा। ये सुनते ही उनका बेटा वंश बोला, मुझे पता था पापा ऐसा ही करेंगे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। ऐसा कहकर नाराज होकर वह अपने कमरे में चला गया। फिर महिमा बोली, क्यों ना गांव से आपकी माँ को बुला लिया जाए। तभी राजीव बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ यहाँ आकर कैसे रह सकती हैं, वो भी अकेली? तो महिमा ने कहा, अरे राजीव, एक बार सोचो तो सही, आपकी माँ यहाँ आ जाएंगी तो ना तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही शेरू की देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। लगे हाथ घर में रखे पौधों को भी पानी दे दिया करेंगी। महिमा की बात सुनकर राजीव बोला, अच्छा, लेकिन महिमा, तुम्हें तो मेरी माँ फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी, जिस कारण आज तक हमने उन्हें यहाँ बुलाया तक नहीं। हम यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और वो बेचारी अकेली गांव में रहती हैं, और आज जब हमें जरूरत पड़ी तब हम उनको यहाँ बुला लें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो महिमा बोली, वो सब मैं नहीं जानती, वैसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हम उन्हें अपने घर और शेरू की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपनी माँ को फोन लगाओ, मैं सब संभाल लूंगी। कहते हुए महिमा ने राजीव के हाथ में फोन थमा दिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा, अभी बैठे बैठे तुम सबको ही याद कर रही थी, सावित्री देवी ने कहा। तो राजीव बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाती। तो सावित्री देवी बोली, अरे नहीं बेटा, यहाँ आ जाती। तो सावित्री देवी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम ही महिमा और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आना तो संभव नहीं है। तभी राजीव के हाथ से फोन लेते हुए महिमा बोली, अरे माँ जी, सारा प्यार आप उन गांव वालों पर ही लुटा दोगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके पोता पोती को भी आपके प्यार की जरूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देती रहती हूँ, सावित्री देवी ने कहा। तो महिमा बोली, ऐसे दूर से आशीर्वाद देने से क्या होगा अम्मा जी, आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की जरूरत है। कल आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे, वंश तो आपको याद करते हुए रोने ही लगा। अब बच्चे जिद पकड़कर बैठे हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियां दादी के साथ ही बितानी है, इसीलिए मैं तो कहती हूँ आज ही अपने कपड़े पैक कीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ आ जाइए। इतने सालों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया, ये देखकर तो सावित्री देवी मन ही मन फूली नहीं समा रही थी।
वो खुद को रोक नहीं पाई और बड़ी खुशी से बेटा बहू के घर जाने की तैयारी करने लगी। करीब 4 वर्ष पहले सावित्री देवी के पति का देहांत हुआ था। जब वे जीवित थे तो पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। यूं तो सरल स्वभाव की सावित्री देवी पति के जाने के बाद गांव में अपने घर में अकेली रहती थीं, लेकिन गांव के सभी लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके पास आकर सब बच्चे कहानी सुना करते थे। गांव में किसी को कोई भी दुख तकलीफ होती तो सावित्री देवी हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी और इसी कारण गांव के हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था। उनके पति की पेंशन आती थी जो महीने भर का खर्चा निकालने के लिए काफी होती थी। बेटे बहू के घर जाने के लिए सावित्री देवी ने बड़ी खुशी से मावा गुजिया, खोया बर्फी और कुछ मठरी, नमकीन, स्नैक्स आदि बना लिए। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसन को भी बुला लिया। अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारी गांव के लोगों को सौंपकर सावित्री देवी ट्रेन में बैठ गईं और लगभग 2 घंटे के सफर के बाद बेटे के शहर पहुंच गईं। स्टेशन पर पहुंची तो देखा उनका बेटा, बहू और पोता पोती बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वे ट्रेन से उतरी और बेटा बहू ने पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आए और दादी दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर सावित्री देवी तो बस उन्हें आशीर्वाद ही देती जा रही थी। सब लोग गाड़ी से घर पहुंचे और घर का दरवाजा खोला तो अपने सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर शेरू उन पर भौंकने लगा, लेकिन सावित्री देवी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया तो वो बिल्कुल शांत हो गया। ये देखकर महिमा तो ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर उनके जाने के बाद शेरू को सावित्री देवी को ही तो संभालना था। गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली सावित्री देवी बेटे बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थी। राजीव उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था, तो वहीं दोनों बच्चों ने भी अपनी दादी का खूब मन लगा कर रखा। 3-4 दिन ऐसे ही चले गए। फिर एक दिन महिमा सावित्री देवी को घर का सारा काम समझाने लगी। शेरू को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन कहाँ है, वगैरह वगैरह। फिर बोली, और हाँ माँ जी, सुबह शाम शेरू को पार्क में सैर करवाने के लिए भी ले जाना। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और शेरू भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उसकी बातें सुनते हुए सावित्री देवी कभी कुछ समझने लगती तो कभी प्रश्नवाचक निगाह से महिमा की ओर देखने लगती। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा किया बहू जो मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम देखना, मैं तुम लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं गांव से तुम लोगों के लिए अपने हाथों से गुजिया, मठरी और भी बहुत सारी खाने की चीजें बनाकर लाई हूँ। अभी लेकर आती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। कहते हुए वे अपने बैग से सामान निकाल कर ले आईं और खुशी से वंश और परी को खिलाने लगीं। तभी उन्होंने देखा कि वहां कुछ अटैची और बैग रखे थे। देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, ये क्या है बहू, कहीं जा रहे हो क्या? तभी महिमा हड़बड़ाते हुए बोली, माँ जी, वो क्या है ना कि आपके बेटे को ऑफिस के काम से मनाली जाना है, तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली कि वो भी मनाली घूमने जाना चाहते हैं, इसीलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं, तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। लेकिन सावित्री देवी ये सुनकर और भी अचंभित हो गई। तो राजीव बोला, वो क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया और हमें कल सुबह ही निकलना है, तो आप सब कुछ संभाल लेना, हम 4-5 दिनों में ही वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह सावित्री देवी को शेरू के साथ छोड़कर वे सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ये देखकर सावित्री देवी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, ये सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने शेरू को भी बड़े प्यार से नहलाया। महिमा के बताए अनुसार उन्होंने शेरू का खाना उसके बर्तन में डाल दिया और फिर अपने खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गई। लेकिन शेरू खाना खाने को तैयार ही नहीं था। शायद सभी लोगों के चले जाने के कारण उदास हो गया था। तो सावित्री देवी ने उसे प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। तो शेरू भी अपनी उदासी भूलकर खुशी से उनके साथ खाना खाने लगा। अब तो हर बार सावित्री देवी उसे अपनी थाली से ही खाना खिला देती
और वह बड़े शौक से उनके साथ बैठकर खाना खाता। सावित्री देवी का किसी से बात करने का दिल करता तो शेरू से ही हंस बोल लेती। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वे हर रोज सुबह शाम शेरू को पार्क घुमाने ले जाती, तो वहीं आस पड़ोस से भी उनकी जान पहचान होने लगी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारते तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता। अक्सर बच्चे उनके घर पर आ जाते, तो कभी लूडो कैरम खेलते तो कभी दादी से कहानी सुनने लगते। कभी सावित्री देवी काम में व्यस्त होती तो बच्चे शेरू के साथ खेलने लगते। सावित्री देवी जो मिठाई अपने पोता पोती के लिए लेकर आई थी वही उन बच्चों को देती, तो सभी बड़े चाव से खाते। इन सब बातों में दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं लगता था। एक रात जब वो बिस्तर पर सोने गईं, तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। काफी देर हो गई थी, लेकिन वो बच्चा रोता ही जा रहा था। वो बाहर निकली तो देखा बच्चे के मम्मी पापा घर की लॉबी में उसे लेकर घूम रहे थे और बहलाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वे दोनों बहुत परेशान हो गए। देखिए ना अम्मा जी, न जाने क्या हो गया है इसे, बस रोता ही जा रहा है। बच्चे की माँ ने सावित्री जी से कहा तो सावित्री जी उसे तुरंत अंदर लेकर आईं और उसकी नाभि और पेट पर हींग लगाने लगी। थोड़ी ही देर में बच्चा बिल्कुल चुप हो गया और सावित्री जी उसके साथ उसकी भाषा में बोलने लगी तो वह खिलखिलाकर हंसने लगा। बच्चे के मम्मी पापा ये देखकर हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप तो कमाल की जादूगर हैं, आपके हाथ में आते ही बच्चा हंसने लगा। कहते हुए वे दोनों तो सावित्री जी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। अरे बहू, छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है, जिस कारण वो रोने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया बच्चे को। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, ये परेशान नहीं करेगा। कहते हुए सावित्री जी भी अंदर आ गईं। वो सोचने लगी कि बेटा बहू को गए बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो वे लोग आए हैं और ना ही उन्होंने फोन करके कुछ बताया, ये पूछने के लिए कि वे लोग कैसे हैं और कब आने वाले हैं। सावित्री जी ने अपने बेटे राजीव को फोन लगाया, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। न जाने बच्चे कब आएंगे, मुझे तो कुछ दिन का कहकर गए थे। सोचते हुए सावित्री जी बिस्तर पर जाकर लेट गईं। एक सुबह जब सावित्री जी शेरू को पार्क लेकर गईं, तो वहीं महिमा की सहेली दीपा भी पार्क में आई हुई थी। शेरू के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वो हैरान हुई, तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि ये महिमा की सासू माँ है जो गांव से आई हैं। तो दीपा उनसे मिलने चली आई। प्रणाम आंटी जी, मैं महिमा की सहेली हूँ, यहीं पास में रहती हूँ, दीपा ने कहा। तो सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। तो दीपा बोली, ये आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी, जो आप यहाँ आ गईं, नहीं तो मेरी सहेली महिमा का मनाली घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। तो सावित्री जी हैरानी से उसे देखने लगी और पूछने लगी, क्या उनका पहले से प्रोग्राम था? तो दीपा बोली, हाँ आंटी जी, क्या आपको नहीं पता? उन्होंने कहा, नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया था। तब दीपा बोली, हो सकता है वो जल्दबाजी में बताना भूल गए हों। फिर दीपा ने कहा, अच्छा वो सब छोड़िए आंटी जी, ये तो बताइए कि वे लोग कब वापस आ रहे हैं। ये सुनकर सावित्री जी बोली, ये तो मुझे मालूम नहीं बेटा, मुझे तो उन्होंने बताया था कि 4 दिन के भीतर आ जाएंगे, लेकिन अब तो 1 हफ्ता होने को आया है। तो दीपा ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे तो महिमा ने यही बताया था कि कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएंगे। तो सावित्री जी ने उससे कहा, 15 दिन? लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर दीपा वहां से चली गई, लेकिन सावित्री जी सोच विचार में पड़ गईं। शेरू को लेकर वो घर वापस जाने लगी, तभी देखा कि मोहल्ले में शोर शराबा हो रहा था। वो जल्दी से वहां पहुंच गई और कारण पूछने पर पता चला कि उसी मोहल्ले में रहने वाले विकास के घर में चोरी हो गई है। अगले हफ्ते उसकी बेटी की शादी थी और सारे गहने चोर चुराकर भाग गए थे। ये सुनकर सावित्री जी को बहुत दुख हुआ। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे। इसी सोच में डूबी सावित्री जी शेरू को लेकर अपने घर वापस आ गईं। घर पहुंची तभी फोन की बेल बजी। सावित्री जी ने फोन उठाया तो उनके बेटे राजीव की आवाज थी। प्रणाम माँ, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? शेरू ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? तो सावित्री जी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है,
हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। शेरू तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता रहता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो राजीव ने कहा, हाँ माँ, ऑफिस का काम कुछ ज्यादा ही था, इसीलिए कुछ दिन और लग जाएंगे, आप वहां संभाल लेना। कहते हुए राजीव ने फोन रख दिया। तो पीछे से महिमा ने कहा, क्या कहा तुम्हारी माँ ने, सब ठीक तो है ना? हाँ महिमा, सब ठीक है, तुम्हारा घर भी सही सलामत है और शेरू भी। तो महिमा खुशी से बोली, देखा, माँ जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना, एक पंथ दो काज हो गए। शेरू को भी केयरटेकर मिल गया और हमारे मकान की रखवाली भी हो गई। अब हम निश्चिंत होकर कुछ दिन और मनाली में आराम से घूम सकते हैं। हाँ महिमा, आइडिया तो तुमने बहुत अच्छा दिया था, नहीं तो घर की सिक्योरिटी का खर्चा और शेरू को डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा कुल मिलाकर लगभग 25,000 रुपये खर्च हो जाते, राजीव ने कहा। फिर महिमा बोली, अब मेरी एक बात और मान लो, अपनी माँ से कहो कि बाबूजी की जो एफडी की रकम है हमारे हाथ में रख दें। वैसे भी उन्हें उन पैसों का करना ही क्या है, हर महीने बाबूजी की पेंशन आती तो है, इससे ज्यादा पैसों का वे क्या करेंगी। अरे महिमा, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली, मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था। लेकिन राजीव, तुम्हारी माँ पैसे तो दे देंगी ना? महिमा ने पूछा तो राजीव बोला, अरे देंगी क्यों नहीं, कह दूंगा कि मुझे जरूरत है, और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने उन्हें बताई ही कहाँ है। उन्हें तो बस इतना ही पता है कि हम ऑफिस के काम से मनाली आए हैं, घूमने फिरने नहीं। यहाँ राजीव को लग रहा था कि उसने फोन काट दिया, जबकि फोन अब भी चल रहा था और राजीव और महिमा की सारी बातें सावित्री जी सुन रही थी। बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी अपनी औलाद भी इतना नीचे गिर सकती है। फिर खुद से ही बोल उठी, इस कलयुग में लालच और स्वार्थ माँ की ममता और प्रेम पर भारी पड़ने लगा है, लेकिन मेरा राजीव तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उन्हें बाहर कुछ शोर सुनाई दिया और एम्बुलेंस की आवाजें आने लगीं। लेकिन उनके मन में विचारों की हलचल इतनी ज्यादा थी कि बाहर की हलचल और शोर का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। काफी देर वो यूं ही गुमसुम सी बैठी रहीं, आंसू बहाती रहीं। ना भूख लगी ना प्यास। राजीव के बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उनके दिमाग में घूमती जा रही थी। फिर अचानक उनका ध्यान शेरू की ओर गया, जो भूख के कारण पूंछ हिलाता हुआ उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जल्दी से सावित्री जी ने अपने आंसू पोंछे और शेरू के लिए खाना ले आई। लेकिन शेरू हमेशा सावित्री जी के खाने के बाद ही खाना खाता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी सावित्री जी को भोजन के 2 निवाले खाने ही पड़े। शाम के समय जब सावित्री जी बाहर निकली तो पता चला कि विकास, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ये सुनकर सावित्री जी हैरान रह गईं। अगले दिन जब विकास अस्पताल से घर लौटा तो सावित्री जी उससे मिलने गईं और समझाने लगीं, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचे। तो विकास बोला, नहीं बहन जी, आप नहीं जानती कि मैं किन दुखों से गुजर रहा हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लाता हूँ तो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान से ये खुशी भी नहीं देखी गई हमारी। अब कैसे होगी मेरी बेटी की शादी, क्या करूं समझ नहीं आता। कहते हुए विकास फूट फूट कर रो पड़ा। विकास की हालत देखकर सावित्री जी द्रवित हो उठी। आप चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, सावित्री जी ने कहा। एक बेटी के पिता की लाचारी देखकर सावित्री जी से रहा नहीं गया और अगले दिन ही अपने गांव में फोन किया और पड़ोसियों से 2 लाख रुपए भेजने की बात की और ये भी कहा कि गांव आने के बाद वो लौटा देंगी। अब सावित्री जी की बात गांव में भला कौन टाल सकता था। अगले दिन ही पैसे उनके पास पहुंचा दिए गए। पैसे लेकर सावित्री जी विकास के घर गईं और सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए। ये देखकर विकास बोला, अरे ये क्या है? खोलकर देखा तो पैसे देखकर वो चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे? तो सावित्री जी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना। फिर विकास बोला, अरे नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे वो सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है,
आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर ही रख लीजिए। सावित्री जी ने कहा, अरे, एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है दूसरे इंसान की मदद करना। इसमें कोई एहसान नहीं है। आस पड़ोस के सभी लोगों ने सावित्री जी के इस कदम की खूब तारीफ की। उनकी देखा देखी बाकी के पड़ोसी भी विकास की मदद के लिए आगे आ गए और विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। अभी सावित्री जी घर आकर बैठी ही थीं कि उनकी बहू महिमा का फोन आ गया। माँ जी, हम कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। खाना बनाकर रखिएगा और हाँ, घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मैं छोड़कर गई थी। ठीक है बहू, सावित्री जी ने कहा और फोन रख दिया। अगली सुबह सावित्री जी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गईं। आज उनके पति की बरसी थी, इसीलिए मंदिर जाने के लिए वह सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गईं। भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई घर में जाकर हलवा पूड़ी बनाने लगी और कुछ खाना उन्होंने गरीबों को बांटने के लिए भी बनाया। शेरू को घर में ही छोड़कर वो मंदिर चली गईं। मंदिर जाकर भगवान को माथा टेककर भोग लगाया और पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के बाहर आईं तो सभी गरीब लोग को भोजन बांटने लगी। तभी उनकी नजर वहीं बैठी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। जैसे ही वह खाना देने के लिए उसके पास जाने लगी, उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से छिपा लिया। कद काठी से वह महिला उन्हें जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही सावित्री जी प्रसाद देने लगी तो उनकी नजर उस महिला के हाथ पर पड़ी जिस पर लिखा था राधा। देखते ही सावित्री जी का कलेजा धक से रह गया। राधा, तुम मेरी सहेली राधा ही हो ना? कहते हुए उन्होंने पल्लू हटाया तो आंसुओं से भरी आंखें लिए राधा जी उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। ये सब कैसे हो गया राधा? तुम तो अपने बेटों के साथ बहुत खुश थी, गांव छोड़कर उनके साथ शहर में आई थी और बहुत आराम से रह रही थी। तो राधा जी रोते हुए बोली, क्या बताऊं सावित्री, दोनों बेटों की बड़ी शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी तो हम स्वयं को धन्य समझने लगे। फिर दोनों बेटे और बहुएं हमें अपने साथ यहीं लेकर आ गए। हम लोग भी उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। 3 महीने बड़े बेटे के घर में रहते और 3 महीने छोटे बेटे के घर। कुछ ही महीने पहले पति का देहांत हो गया तो बेटों ने गांव वाला मकान बेचने की जिद पकड़ ली। सब गांव वालों ने मुझे कितना रोका था कि अपने जीते जी अपने हाथ काटकर बच्चों को मत दो, लेकिन मैं ही नहीं मानी। सोचा था कि जब बुढ़ापा बच्चों के साथ ही गुजारना है तो बच्चों की बात मानने में क्या हर्ज है। लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद बड़ा बेटा तो अपने बीवी बच्चों के साथ विदेश चला गया और छोटे बेटे बहू ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। मेरे एक गलत फैसले का नतीजा ये हुआ कि इस उम्र में मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हूँ। 2 बेटों के होते हुए भी मेरा अपना कोई नहीं है। सोच रही हूँ कि किसी वृद्ध आश्रम में चली जाऊं। कहते हुए राधा जी फूट फूट कर रो पड़ी। सावित्री जी ने उनके आंसू पोंछे और कहा, अरे वृद्ध आश्रम क्यों, तुम मेरे साथ चलो। सावित्री जी अपनी सहेली को अपने घर ले आईं। राधा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ और ये गुजिया खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। बच्चों के लिए लेकर आई थी लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं था गुजिया खाने के लिए, मनाली जो जाना था। कहते हुए सावित्री जी की आंखें भर आईं और वह नाश्ता बनाने रसोई घर में चली गईं। बातचीत करते हुए दोनों सहेलियों ने नाश्ता किया। उसी समय दरवाजे की बेल बजी। सावित्री जी ने दरवाजा खोला तो सामने महिमा और राजीव खड़े थे, लेकिन अपने घर में किसी अजनबी को देखकर महिमा प्रश्नवाचक निगाहों से सावित्री जी की ओर देखने लगी। तो सावित्री जी बोली, बहू, ये मेरी सहेली है। बेचारी बहुत परेशान थी, दुखी थी, इसीलिए इसे मैं अपने साथ। सावित्री जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई, उससे पहले ही महिमा चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, हमने तो यहाँ धर्मशाला खोल रखी है ना, जो किसी को भी घर के अंदर लेकर आ गई। और वैसे कितने दिनों से चल रही है आपकी समाज सेवा? ये तुम क्या कह रही हो बहू? सावित्री देवी ने हैरानी से बोला। तो राजीव ने कहा, माँ ठीक ही तो कह रही है महिमा, ये हमारा घर है, कोई वृद्धाश्रम नहीं। ये सुनकर सावित्री देवी हक्की बक्की खड़ी रह गई और बोली, हाँ वैसे तो ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारा घर है, मेरा नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसीलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में इस घर की और शेरू की रखवाली कर सकूं। एक चौकीदार से ज्यादा हैसियत कहाँ है मेरी? फिर मैं किस हक से अपनी सहेली को यहाँ लेकर आ गई?
अब जब इस घर के मालिक वापस लौट चुके हैं तो इस चौकीदार का क्या काम तुम्हारे घर में? शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और गांव वालों के दिलों में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से मैं अपनी सहेली को लेकर अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। कहते हुए सावित्री देवी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो वंश और परी दादी से आकर लिपट गए और रोते हुए बोले, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर सावित्री देवी दोनों बच्चों को चूमते हुए बोली, अरे बेटा, मैं तुम दोनों से मिल ली, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं। बदले में वो अपनी औलाद से किसी चीज की उम्मीद नहीं करते। आंख मूंद कर वो अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। इसीलिए तुम दोनों अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना, तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। सावित्री देवी की बात सुनकर महिमा और राजीव को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी सावित्री देवी अपनी बहू महिमा से बोली, ध्यान से देख लो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। फिर भी अगर इस काम वाली बाई से कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, महिमा ने कहा। तो सावित्री देवी बोली, मुझे सब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में प्यार कैसे उमड़ आया था, जो मुझे तुमने यहाँ बुला लिया था। तो राजीव बोला, माँ, हमने बहुत सोचा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सावित्री देवी ने कहा, दुख तो मुझे ये सोचकर हो रहा है कि आज तक तुम अपनी माँ के प्यार को समझ ही नहीं पाए। और बहू, तुम भी तो एक माँ हो ना, फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। अगर तुम मुझे साफ साफ कह देते तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आती? अरे मेरी तो जान भी हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों खिलवाड़ किया मेरी भावनाओं के साथ? और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी की एफडी के जिन पैसों पर तुम्हारी नजर है ना, उन पैसों को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक मत करना। जब मांगोगे तब दे दूंगी। सावित्री देवी की यह बात सुनकर राजीव और महिमा शर्मिंदगी के कारण स्वयं को जमीन में गड़ जाने जैसी स्थिति में पा रहे थे। बिना देरी किए सावित्री देवी ने अपना बैग उठाया और अपनी सहेली के साथ घर से बाहर निकल गई। तो राजीव और महिमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय साथ वाले घर में रहने वाली उनकी पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे माँ जी, आप जा रही हैं? आपके रहते हमें किसी बात की कोई परेशानी ही नहीं थी। मेरे सास ससुर नहीं है तो मुझे तो आप में ही ममता की मूरत दिखाई देती है। अब आप भी चली जाएंगी। सामने से आते हुए विकास ने उन्हें देखा तो वो भी उनके पास चला आया और बोला, आपने हम पर जो उपकार किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहते हुए वह सावित्री देवी के चरण छूने लगा। तो सावित्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, मैंने कोई उपकार नहीं किया। मैं तो समझती हूँ कि आपने अपनी सेवा का मौका देकर मुझ पर उपकार किया है। उसी समय वंश और परी के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठे हो गए और सभी एक स्वर में बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर सावित्री देवी की आंखें आंसुओं से भर गईं। तभी महिमा और राजीव उनके सामने भरी आंखें लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजीव बोला, माँ, हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ हमने गलती ही ऐसी की है जिसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन आप तो माँ है ना, जो अपनी औलाद की हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ कर देती हैं। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ माँ, बस एक मौका दे दो अपनी सेवा करने का। महिमा भी बोली, माँ जी, हमें छोड़कर मत जाइए ना, आप दोनों यहीं रहिए। मैं वादा करती हूँ हम लोग आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। तो सावित्री देवी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे गांव तो जाना ही होगा। वहां मेरा अपना घर है जहां रहकर मुझे सुकून मिलता है। हम दोनों बहनें वहां खुशी से अपना जीवन बिता लेंगी। सावित्री देवी ने सभी बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और सब लोगों को खूब आशीर्वाद दिए। जैसे ही वह ऑटो में बैठने लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। मुड़कर देखा तो शेरू ने उनका पल्लू पकड़ा था। उसे देखते ही सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। 15 दिनों में उनका शेरू के साथ अच्छा खासा लगाव हो गया था, लेकिन
वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी, इसीलिए स्वयं को संयमित करके उन्होंने अपना पल्लू छुड़ाया और संतोष जी के साथ ऑटो में बैठ गईं। तभी शेरू भी उनके पास ऑटो में आकर बैठ गया। सब लोग शेरू का उनके प्रति प्यार देखकर हैरान थे। सावित्री देवी ने उसे लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उनसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर सावित्री देवी उसे सहलाते हुए बोली, इंसान प्यार की भाषा भले ही ना समझे, लेकिन एक बेजुबान जानवर प्यार की भाषा बखूबी समझते हैं। अब शेरू मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए सावित्री देवी ने ऑटो वाले को चलने का इशारा किया और गांव की ओर निकल गईं। दोस्तों, आपको सावित्री देवी का फैसला कैसा लगा? सही या गलत? क्या उन्हें अपने बच्चों के पास रुकना चाहिए था? उनके बच्चे तो सुधर गए थे, फिर वो उनके साथ क्यों नहीं रुकी? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।